हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक का, जिसका नाम है स्टॉप ओवरथिंकिंग और जिसके राइटर हैं निक ट्रेंटोन। चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही बेस्ट बुक समरी आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। यदि आप किसी भी चीज़ या हर चीज़ के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं तो यह बुक समरी आपको अभी सुनने की ज़रूरत है। किसी भी प्रकार के तनाव का सामना करना पड़ रहा है तो यह बुक समरी आपका नज़रिया बदल देगा और आपको शांति और शांति के द्वीप पर उड़ान भरने के लिए पंख देगा। ओवरथिंकिंग तब होती है जब आप किसी चीज़ पर, आमतौर पर किसी समस्या या निर्णय के बारे में सोचने में बहुत ज़्यादा समय और ऊर्जा खर्च करते हैं, जिससे आप अनप्रोडक्टिव और तनावपूर्ण हो जाते हैं। यह वैसा ही है जब आप अपने दिमाग में एक ही तरह के विचार दोहराते रहते हैं, अलग अलग सिनारियों की कल्पना करते हैं या इस बात की चिंता करते हैं कि क्या हो सकता है। चीज़ों के बारे में सोचना ठीक है, लेकिन जब आप इसे बहुत ज़्यादा करते हैं और यह आपको तनावपूर्ण या अटका हुआ महसूस कराने लगता है, इसे ही ओवरथिंकिंग कहा जाता है। यह ऐसा है जैसे आपका दिमाग कोई क्लियर और मददगार समाधान ढूंढने के बजाय इधर उधर घूम रहा है। आज इसी समाधान को हम ढूंढने वाले हैं। अगर आपकी भी समस्या अत्यधिक सोच की है, इस किताब के समरी में आप चिंता को कम करने और अपने दिमाग पर नियंत्रण हासिल करने के प्रभावी तरीके सीखेंगे। भटका हुआ मन दुखी मन होता है। अगर आप पिछली घटनाओं को एनालाइज करने और आने वाले पलों के बारे में इस हद तक चिंता करते हैं कि एक मामूली काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ज़रूरत से अधिक सोच रहे हैं। हम में से बहुत लोग ओवरथिंकर बन गए हैं, क्योंकि इससे हमें यह भ्रम होता है कि हम जिस समस्या के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं उसके समाधान के बारे में कुछ कर रहे हैं। ऐसी सोच के साथ अत्यधिक सोच से छुटकारा पाना लगभग असंभव है। भले ही आप एक सही प्लान बना लें, लेकिन अगर आपकी चिंता बढ़ेगी तो दिमाग ओवरथिंकिंग करता रहेगा। आपकी चिंता को तेज़ी से कम करने और दिमाग को नियंत्रित करने के लिए इसकी जड़ों पर काम करना होगा, जो आप इस समरी में सीखेंगे। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इसके महत्वपूर्ण बातों को 7 चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, ओवरथिंकिंग रोकने के तरीके। 5 4 3 2 1 तरीका आपके दिमाग को इतनी देर तक विचलित कर देगा कि आप नियंत्रण की फीलिंग दोबारा पा सकें। डॉक्टर इस तरीके का इस्तेमाल मरीजों को घबराहट से जुड़ी परेशानी से उबरने में मदद करने के लिए करते हैं। 5 4 3 2 1 तरीका इस तरह काम करता है। तनाव के दौरान धीरे धीरे 5 से 1 तक उल्टी गिनती करें। जैसे ही आप उल्टी गिनती करते हैं, अपनी 5 सेंसेस में से एक को शामिल करने के लिए हर संख्या को एक साइन के रूप में इस्तेमाल करें। 5 पर अपने आसपास के माहौल में 5 चीज़ों को देखें। 4 पर 4 अलग अलग साउंड सुनें। 3 पर 3 फीलिंग्स को महसूस करें। 2 पर 2 स्मेल का पता लगाएं। 1 पर किसी एक का स्वाद को पहचानें। कॉन्शियसनेस को अवेयरनेस की एक बाल की तरह सोचें, जो आपके शरीर के अंदर और बाहर घूमती है। जब आप विचारों में खोए रहते हैं तो आपकी जागरूकता की बाल आपके दिमाग के अंदर घूमती है, एक पिन बाल की तरह चारों तरफ उछलती है और उन सभी सिनारियों के बारे में सोचती है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। जैसा क्या होगा अगर ऐसा होता तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा, अगर मैंने चीज़ें अलग तरीके से की। अगर आप अपने आसपास के किसी सामान की बारीकी, जैसे आपके पास एक लकड़ी की डेस्क की लाइंस और कलर को नोटिस करने में 1 सेकंड का समय लेते हैं, तो आपकी जागरूकता की बाल आपके दिमाग को छोड़ देती है और डेस्क पर घूमने लगती है। इस तरह 5 4 3 2 1 तरीका को फॉलो करके आप अपनी चिंता को कम करने और नियंत्रण की अनुभूति हासिल करने के लिए अपनी जागरूकता की बाल को अपने दिमाग से काफ़ी देर तक बाहर रखते हैं। चैप्टर 2, ज़्यादा सोचने का मतलब अत्यधिक सोच नहीं है। एक युवा व्यक्ति जेम्स की कल्पना करें। जेम्स दयालु, समझदार और आत्म जागरूक है। जेम्स हमेशा किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहता है और आज वह स्वास्थ्य संबंधी एक छोटी सी चीज़ को लेकर परेशान है। वो अपने कंधे पर एक गांठ देखते हैं
वह ऑनलाइन अनुसंधान रिसर्च करते हैं और इलाज के बारे में देख कर और ज़्यादा सोचते हैं। फिर वह रुकते हैं और खुद को देखकर सोचते हैं कि मैं शायद चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ। इसलिए वह अपने स्वास्थ्य के बारे में तनाव लेना बंद कर देते हैं और स्वास्थ्य के बारे में अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। वह सोचते हैं कि हो सकता है कि मुझे सच में किसी इलाज की ज़रूरत हो, लेकिन किस तरह के। उनके विचार बढ़ने लगते हैं और जल्द ही वह इंटरनल कंसल्टेंट के लिए अपने विकल्पों पर बहस करने लगते हैं। खुद से बहस करते हैं, खुद का एनालाइज करते हैं, खुद का बचाव करते हैं, खुद से सवाल करते हैं और इस तरह सिर्फ एक परेशानी से वे बहुत ऐसी सारी यादों, अंदाज़ों, डर और अनुभवों के बारे में सोचने लगते हैं जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी। वह हैरानी से सोचते हैं, क्या मुझे चिंता के कारण पैनिक अटैक तो नहीं आ जाएगा। जिस पल उनके मन में यह विचार आता है, उनका दिमाग उस समय के लाखों उदाहरणों से भर जाता है जब लोगों ने उसे इससे जुड़ी किसी कमी के बारे में कहा था। फिर वे अपनी सभी कमियों पर एक लेंस लगाते हैं और उनमें से हर एक को अपने दिमाग में घुमाना शुरू करते हैं और सोचते हैं कि वह ऐसा क्यों है। इसके बाद उन्हें निराशा का एहसास होता है कि वह अपनी स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए एक अच्छी तरह निर्णय भी नहीं ले रहे हैं। फिर से तुरंत उदास महसूस करते हुए नकारात्मक सेल्फ टॉकिंग के तूफान में डूब जाते हैं, जहां वह खुद से बार बार कहते हैं कि ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। आप देख पा रहे होंगे कि यह मेंटल स्ट्रगल कहां से शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत सिर्फ इससे हुई थी कि उनके कंधों पर एक छोटी सी गांठ थी। ज़्यादातर लोग इसी तरह की तनावपूर्ण दुनिया में रहते हैं। अत्यधिक सोच तब होती है जब आपके विचार नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। जीवन और अपने आप को एंडलेस एनालाइज करने का परिणाम आमतौर पर अनवांटेड, अनस्टॉपेबल और सेल्फ डिफीटिंग होता है। आमतौर पर हमारा दिमाग हमें समस्याओं को सुलझाने और चीज़ों को ज़्यादा क्लियरली समझने में मदद करता है, लेकिन ज़्यादा सोचने से इसका उल्टा असर होने लगता है। चाहे आप इसे चिंता की बजाय पैशन कहें, लेकिन ओवरथिंकिंग किसी भी तरह से हमारी मदद नहीं करती। ओवरथिंकिंग खुद बढ़ती जाती है, जिससे बेकार के ख्याल आने लगते हैं। इस तरह आप पता लगा सकते हैं कि ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। आप अक्सर अपने विचारों के बारे में पल पल सोचते रहते हैं, अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अपने विचारों के बारे में सोचते हुए अक्सर महसूस करते हैं कि कुछ विचार आपको पसंद नहीं है। आपके लिए सोचना अक्सर प्रतिस्पर्धा संघर्ष जैसे लगता है। आप अक्सर अपने विचारों पर सवाल उठाते हैं, शक करते हैं, उनका एनालाइज करते हैं या निष्कर्ष निकालते हैं। मुश्किलों में आप अक्सर अपने आप को और अपने विचारों को समस्या का सोर्स मान लेते हैं। आपको निर्णय लेने में परेशानी होती है और अक्सर आप जो विकल्प चुनते हैं उस पर शक करते हैं। आप खुद को बार बार नकारात्मक विचारों में उलझा हुआ मानते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप किसी विचार पर बार बार लौटने से खुद को नहीं रोक सकते, भले ही वह ऐसा हो जिसके बारे में असल ज़िंदगी में कुछ नहीं किया जा सकता। आप देखेंगे कि इनमें से कुछ निश्चित रूप से अच्छी क्वालिटीज़ हैं। ज़्यादा जागरूकता से सोचने की शक्ति विकसित होती है। अपनी रनिंग थिंकिंग पर सवाल उठाने से आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। सोच एक अमेजिंग गिफ्ट है। हमारी अपनी सोच को रोकने, विश्लेषण करने और पूछताछ करने की क्षमता यकीनन मानवता की सबसे बड़ी क्वालिटी है और हमारी कई सफलताओं का कारण है। सोचना कुछ बुरा नहीं है। हमारा दिमाग इसके लिए भगवान से मिला एक अनोखा टूल है, लेकिन जब हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं तो इसकी शक्ति को कमज़ोर कर देते हैं। चैप्टर 3, तनाव की वजह। तनाव के आमतौर पर यह कारण होते हैं। लोग अक्सर पैसे, काम, परिवार, संबंध, बढ़ती उम्र या तनावपूर्ण के कारण परेशान रहते हैं। बाहर किसी के पास अच्छी मटेरियलिस्टिक चीज़ देखकर उसे पाने की इच्छा में तनाव होना, काम का प्रेशर, बच्चों की डिमांड और संबंधों में इमोशनल पार्क न होना, नकारात्मक खबर सुनना। पॉलिटिक्स दो तरह की होती है, सकारात्मक पॉलिटिक्स और नकारात्मक। सकारात्मक जिसमें देश की तरक्की की बातें होती हैं और नकारात्मक जिसमें किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बातें होती है। नकारात्मक पॉलिटिक्स पर बातें करने से तनाव बढ़ता है। नींद की कमी और बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना
वह दर्दनाक यादें जो अतीत में आपके साथ हुई उन्हें याद करना। इसके अलावा जिस माहौल में आप ज़्यादातर समय बिताते हैं वह भी दिमाग पर काफ़ी असर डालता है, जैसे आपके घर और ऑफिस का माहौल। इसलिए अपने तनाव को दूर करने के लिए सलाह के रूप में अपने सुना होगा अपना कमरा साफ रखें। अनऑर्गेनाइज्ड माहौल, चाहे वह घर पर हो या ऑफिस में, आमतौर पर चिंता का एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि यह अवचेतन आपके दिमाग पर प्रभाव डालता है। लाइट की क्वालिटी, आपके कांटेक्ट में आने वाली स्मेल और आवाज़, दीवारों के रंग और आपके साथ इन जगहों पर रहने वाले लोग, इन जैसी चीज़ें तनाव और खुशी के लेवल को प्रभावित करते रहते हैं। चैप्टर 4, ओवरथिंकिंग के परिणाम। क्या आपको जेम्स याद है? हमने सिर्फ कुछ समय के लिए उसके दिमाग पर एक नज़र डाली, लेकिन कल्पना कीजिए कि वह 24 घंटे ऐसा करता है। हालांकि हम जानते हैं कि यह फ़ायदेमंद नहीं है, फिर भी ज़्यादातर लोग चिंता और ओवरथिंकिंग को नुकसानदायक नहीं मानते। वह सोचते हैं कि चिंता सिर्फ एक विचार है, जबकि ऐसा नहीं है। चिंता एक फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल और यहाँ तक कि स्पिरिचुअल घटना है। लाइफ का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिस पर ओवरथिंकिंग का असर न होता हो। जब आपको खतरा महसूस होता है तो आपका HPA और एड्रीनल एक्टिव हो जाता है। आपका दिमाग न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन ट्रिगर करता है ताकि शरीर पर प्रभाव पड़े और आप खतरे से लड़ने या बचने के लिए तैयार हो जाएं। फिजिकल इफेक्ट में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह से शरीर पर खराब असर होता है, जैसे तेज सिर दर्द, मसल टेंशन, थकान, ड्राई माउथ, चक्कर आना, ब्रीथिंग रेट का बढ़ जाना, मसल पेन, कांपना, पसीना आना, डिजेशन में परेशानी, इम्यून सिस्टम और मेमोरी पावर का कमज़ोर होना। हमारे शरीर को ज़्यादा तनाव को सिर्फ कुछ समय तक सहन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन लंबे समय तक स्ट्रेस, हार्ट की बीमारी, नींद में कमी, हार्मोनल डिसरेगुलेशन जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। मेंटल और साइकोलॉजिकल लेवल पर थकावट, घबराहट, चिड़चिड़ापन, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, मोटिवेशन की कमी, सेक्सुअल डिजायर और भूख में बदलाव, बुरे सपने, डिप्रेशन, नियंत्रण से बाहर महसूस करना और जीवन के लिए डिसइंटरेस्ट होने लगता है। इसके अलावा टेंशन, नकारात्मक सोच घातक सेल्फ टॉक को मजबूत करती है और हमारे कॉन्फिडेंस को कम करती है। सामाजिक और पर्यावरणीय स्तर पर करीबी संबंधों को निभाने में दिलचस्पी की कमी होना, काम पर खराब प्रदर्शन, दूसरों के लिए चिड़चिड़ापन, सार्वजनिक रूप से लोगों से इंटरेक्ट न करना और नशे की लत या नुकसानदायक गतिविधियां में शामिल होने जैसी परेशानी होने लगती है। जो इंसान लगातार तनाव में रहता है वह जीवन में मीनिंग और खुशी को खोना शुरू कर देता है। इसके लिए प्लान बनाना बंद कर देता है, दूसरों के चैरिटी वाले काम नहीं कर पाता है और सबसे ज़रूरी जीवन के लिए अपना जीने का मोटिवेशन खो देता है। अगर आप लगातार सोचते हैं तो आपके शरीर में कार्टिसोल और दूसरे तनाव हार्मोन बढ़कर आपको परेशान करने लगेंगे और आपको और भी ज़्यादा सोचने पर मजबूर करने लगेंगे, जिससे तनाव बढ़ सकता है। तब आप अपने लिए गलत विकल्प चुन सकते हैं, जैसे देर तक जागना, खराब खाना खाना या चुप रहना। जब हम अत्यधिक सोचते हैं तो मामूली चिंता को ज़्यादा नकारात्मक बना देते हैं, इसे चिंता के जाल में फंस जाते हैं और एक बुरी आदत को मजबूत कर लेते हैं, जिसका जीवन, दिमाग, शरीर और आत्मा के हर पहलू पर खराब असर पड़ता है। हम सभी के सोचने और उसे एनालिसिस करने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन जिस पहलू पर हमारा सबसे ज़्यादा नियंत्रित है वह यह है कि हम अपने अनुभवों को एनालिसिस कैसे करते हैं और आगे कैसे बढ़ते हैं। अभ्यास के साथ आप भी अपने दिमाग को अपने पक्ष में काम करने, चीज़ों को अलग ढंग से देखने और लगातार चिंता का विरोध करने के लिए तैयार कर सकते हैं। चैप्टर 5, तनाव प्रबंधक के 4A, ओवरथिंकिंग के तूफान में। यह मेथड एक जीवन सेफ्टी बोर्ड की तरह है। यह मेथड है एवॉइड, अल्टर, एक्सेप्ट और एडेप्ट। जीवन के हर तनाव से डील करने में यही 4 मेथड काम आते हैं। नंबर 1, एवॉइड। तो सबसे पहली चीज़ है एवॉइड। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं जिनसे आप आसानी से दूर नहीं जा सकते हैं। हम जीवन में हर चीज़ को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी शर्तों को प्रबंध कर सकते हैं ताकि आपको
तनावपूर्ण माहौल में या तनावपूर्ण लोगों के साथ न रहना पड़े। इस बारे में सोचें कि आपके आसपास के माहौल में आप किससे तनावपूर्ण हो रहे हैं और आप इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं या पूरी तरह दूर कर सकते हैं। इसके लिए कुछ इस तरह कर सकते हैं। मान लें सैटरडे को रिटेल आउटलेट में बहुत भीड़ होती है, तो आप अपनी शॉपिंग के समय को कम भीड़ वाले समय के लिए रीशेड्यूल कर सकते हैं, ताकि आप अपनी वीकली शॉपिंग सबसे शांत समय पर कर सकें। इस तरह अगर आप इसे टाल देते हैं तो बिजी सुपरमार्केट के तनाव को नियंत्रित करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। ठीक इसी तरह आप तनावपूर्ण लोगों से भी बच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जब आपकी फैमिली हॉलिडे के समय आपके साथ रहने आती है तो आपका तनाव बढ़ जाता है, तो उन्हें पास के किसी रूम में ठहरने का तरीका ढूंढें या किसी ऐसी भी गतिविधि की प्लानिंग करने से बचें जहां आप घंटों एक कमरे में एक साथ अकेले हों और आपके पास एक दूसरे को तनाव देने के अलावा कोई काम न हो। जब आप तनाव से बचते हैं तो जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहे होते या असल समस्याओं से इनकार नहीं कर रहे होते। आप बस उस तनाव को नहीं कहना सीख रहे हैं जो अनावश्यक और नुकसानदायक है। आप उन स्थितियों और लोगों को हमेशा ना कह सकते हैं जो आपके रिसोर्स से बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। वे रिसोर्स मेंटल एनर्जी, अटेंशन, पैसे और आपका समय भी हो सकता है। अगर जीवन में कोई चीज़ आपका समय बर्बाद कर रही है तो उसे नो कहने से ना रुकें। नंबर 2, अल्टर। अपना वर्क शेड्यूल देखें और उन 2 या 3 चीज़ों से छुटकारा पाएं जो बहुत ज़रूरी नहीं है। इसके लिए वह काम किसी और को सौंपे या किसी और को जिम्मेदारी लेने दें। तो अगली बार जब आप किसी तनावपूर्ण स्थिति का सामना करें तो अपने आप से पूछें, क्या मैं इस पूरी चीज़ से बच सकता हूँ? अगर आप कर सकते हैं तो करें, अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उस स्थिति को बदलने के तरीके ढूंढें। आपके पास हमेशा दूसरों से अपना व्यवहार बदलने के लिए कहने का विकल्प होता है। उदाहरण के लिए, अगर बार बार आपके बाल आपके अनुसार नहीं काट रहा है तो उन्हें ठीक से काटने के लिए कहें। चुपचाप परेशानी को सहने के बजाय अपनी ज़रूरतों और अनुभूतियों को सीधे कम्युनिकेट करें। अगर आप अपने दोस्त को साफ साफ ये नहीं बता दें कि उसके बेवकूफ़ी भरे चुटकुले आपको ठेस पहुंचाते हैं, तो चुपचाप बैठकर उसे सुनने की बजाय उसे यह बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं और उसे रुकने के लिए कहें। अगर स्थिति ऐसी है जिसमें आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो एक्सेप्ट करके माफ़ कर दें। याद रखें कि माफ़ करना एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने लिए करते हैं, ना कि दूसरे इंसान के लिए। जब आप माफ़ करते हैं तो आप दूसरे इंसान पर नाराज़गी जताने और उसे ब्लेम करने के तनाव और बर्बाद होने वाली ऊर्जा से खुद को आज़ाद कर रहे होते हैं। कभी कभी हम खुद बाहरी स्थितियों को नहीं बदल सकते, लेकिन उस समय आप यह देख सकते हैं कि अंदर से उनके बारे में कैसे बात करनी है और सकारात्मक लहजे का इस्तेमाल करना है। उदाहरण के लिए, यह कहने के बजाय मैं अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया और अपनी फैमिली का पूरा पैसा बर्बाद कर दिया। मैंने भी बहुत मेहनत की, इसके बावजूद पास नहीं हुआ। मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। आप कह सकते हैं, मैंने गलती की है और मैं इससे खुश नहीं हूँ, लेकिन यह एक घटना मुझे परिभाषित नहीं करता। मैं इन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ूँगा और अगली बार बेहतर प्रदर्शित करूँगा। एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं हुआ, जो हुआ उससे हम सहमत करते हैं या आपको यह पसंद है और इसे बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब सिर्फ यह है कि हम उस चीज़ को शांति से स्वीकार करते हैं जिसे आप हकीकत में नहीं बदल सकते। इसलिए उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आप कर सकते हैं। नंबर 4, अडॉप्ट। लॉन्ग टर्म में अगर आप कस्टमाइजेशन कर सकें तो तनाव को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकेंगे। कस्टमाइजेशन का मतलब है आपकी दुनिया को देखने का नज़रिया, आपके लक्ष्यों, आपके बिलीव्स और एक्सपेक्टेशन में ज़रूरत के अनुसार बदलाव करना। किसी ऐसे इंसान की तरह ना बने जो परफेक्शनिस्ट मानसिकता का है और हमेशा परफेक्शन के चक्कर में इसलिए तनाव में रहता है क्योंकि वह अक्सर भी अपने तय किए हुए स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर पाता। तो तनाव को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं है कि वे सुपरमैन बनने का रास्ता ढूंढें, बल्कि अपनी एक्सपेक्टेशन को कम करें। चैप्टर 6, तनाव डायरी और जर्नल का इस्तेमाल करें। अपने रोज़ के अनुभव के बारे में ज़्यादा जागरूकता लाने का एक कठोर तरीका है कि इसे लिख लें। ज़्यादा सोचने से कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में एक साथ
लाखों चीज़ें चल रही हैं और ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि आपकी चिंता के पीछे सच में कौन सा कारण है। एक तनाव डायरी आपके ट्रिगर्स और उन पर आपके रिस्पॉन्स को क्लियर करने में आपकी मदद कर सकती है। वहाँ से आप अपने तनाव के स्तर को प्रबंध करने के लिए सक्रिय कदम उठाना शुरू कर सकते हैं। एक तनाव डायरी आपके तनाव स्तर और उससे जुड़ी जानकारी का एक रिटन रिकॉर्ड है जिसे आप बाद में एनालिसिस कर सकते हैं और तनाव को प्रबंध करने के लिए कदम उठा सकते हैं। हम सभी के जीवन में कुछ तनाव की ज़रूरत होती है और कुछ तनाव को ख़त्म करने की ज़रूरत होती है। इसलिए यह डायरी आपको क्लियरली यह पहचानने में मदद करेगी कि कौन सा तनाव आपके लिए ठीक है और कौन सा नहीं। हर इंटरव्यू को समय और डेट के साथ रिकॉर्ड करें और आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं उसके आधार पर अपने आप को रेटिंग दें। उदाहरण के लिए, बिल्कुल भी तनाव न होने पर 1 और बहुत ज़्यादा तनाव के लिए 10 की रेटिंग दें। तनाव मेजर के लिए अपने फिजिकल सिम्टम को नोट कर सकते हैं। यह भी ध्यान दें कि वह तरीका तनाव को मापने के लिए कितना प्रभावशाली है। फिर हाल में हुए किसी भी तनावपूर्ण घटना पर ध्यान दें और साथ ही यह देखने की कोशिश करें कि आपकी वर्तमान स्थिति का क्या कारण है। अंत में ध्यान दें कि आपने घटना पर कैसा प्रतिक्रिया दिया और परिणाम क्या था। चैप्टर 7, अपने समय और इनपुट्स को मैनेज करें। हमारी चिंता का सबसे बड़ा सोर्स खराब समय प्रबंधन है। आप उन चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं जो दुखी करते हैं और उन चीज़ों को पर्याप्त समय देने को टाला करते हैं जिनसे आपको सच में खुशी मिलती है। आप एंजॉयमेंट और आराम के लिए शायद ही कभी समय निकाल पाते हैं। इसलिए अपने तनाव लेवल को कम करने के लिए सक्रिय रूप से ऐसा करना चाहिए। इसके लिए आप डेली रूटीन बना सकते हैं और अपने कामों को प्राथमिकता के हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटकर एक एक करके पूरा करने से आप खुशी के साथ बिना किसी तनाव के आगे बढ़ेंगे। एलन के इनपुट प्रोसेसिंग तरीके को अपनाएं। इसमें सबसे पहले आप इस बात पर ध्यान दें कि कॉल, ईमेल जैसे सबसे छोटी एक्साइटेड चीज़ों पर भी कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। फिर आपको अपने वर्तमान प्रतिक्रिया के बेस पर प्रतिक्रिया देने के बेहतर तरीके की प्लानिंग बनानी है। एक दूसरा उपयोगी तरीका लक्ष्यों का इस्तेमाल करना है। आपके गोल स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए। अपने लक्ष्यों को बहुत स्पेसिफिक डिटेल के साथ नोट करें ताकि आप जान सकें कि सच में क्या करना है। फिर यह मेजर के लिए कोई स्टैंडर्ड या पैमाना बनाएं जिससे आपको पता चलेगा कि आपने ये लक्ष्य हासिल कर लिया है। तय करें कि आप लक्ष्य हासिल करने लायक हो। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे सिर्फ सपने में देखा जा सके, हकीकत में उसका कोई एग्जिस्टेंस ही ना हो। देखें कि यह लक्ष्य आपके जीवन की वैल्यू से कैसे जुड़ा है और इसे हासिल करने से आपकी लाइफ में कौन सा पर्पज पूरा होगा। अंत में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक समय सीमा तय करें ताकि आप इसे समय रहते पूरा कर सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस बुक समरी से आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा और ये बुक समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच।